सो देखते हैं। ओके चलिए, क्वेश्चन आता है एपिग्लोटिस और ग्लोटिस से। फाइन। ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ट्रेचिया से, लैरिंक्स से क्वेश्चन आता है। ब्रीफली मैं बता रहा हूँ सबके बारे में। एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्लोटिस को कवर करता है ना। दिस इज एपिग्लोटिस। फाइन। ये किसको कवर करेगा? ग्लोटिस को। ग्लोटिस क्या है? इट इज एंट्री पॉइंट फ्रॉम वेयर द एयर एंटर्स इनटू द विंड पाइप फ्रॉम फेरिंग्स रीजन। फाइन। तो ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को बंद करता है। कब? जब हम लोग फूड को स्वालो करते हैं, ठीक है, खाना निगलने वाले होते हैं, तो उस समय विंड पाइप को बंद रखना जरूरी होता है ताकि भोजन, पानी विंड पाइप में ना जाए। यदि विंड पाइप में चला जाए तो लंग्स की एल्वियोली का सरफेस एरिया घट जाएगा, इफिशिएंटली एयर का एक्सचेंज नहीं होगा, हम लोग एयर डेफिशिएंसी से मर जाएंगे। फाइन। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड थायराइड। थायराइड यहाँ पे ग्लैंड को रिप्रेजेंट करा गया है। फाइन। वहां पे एक एडम्स एप्पल नामक कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है। फाइन। ये एडम्स एप्पल का डेवलपमेंट होता है एडल्सन स्टेज में। ओके। फीमेल के केस में नहीं दिखता है ये, मेल के केस में बड़ा होता है। ओके। और क्या बताएं हम? ट्रेचिया। ट्रेचिया जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से बना हुआ आता है, बोन से बना हुआ रहता है, उसको ट्रेचिया कहेंगे। फाइन। यहाँ से यहाँ तक यदि देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 9 कार्टिलेज होते हैं। फाइन। ठीक है, 9 कार्टिलेज होता है यहाँ पे। वो 9 कार्टिलेज कैसे होता है हम बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एपिग्लोटिस, थायराइड एंड क्रिकोइड, ये कार्टिलेज इंडिविजुअल में रहता है। फाइन। इंडिविजुअल कहने का मतलब दे आर प्रेजेंट इन अनपेयर्ड कंडीशन। अनपेयर्ड मींस पेयर में नहीं रहता है। फाइन। हाँ, अकेले रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पेयर्ड कार्टिलेज। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा एरेटिनॉइड। देखेंगे कार्निकुलेट एंड क्यूनिफॉर्म, है ना, दे आर पेयर्ड कार्टिलेज। सो टोटल करेंगे तो कितना कार्टिलेज होगा बताओ जरा। क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कार्टिलेज आर देयर इन दैट रीजन, नेक रीजन। फाइन। 9 जवाब देंगे। 9 कैसे हो जाएगा? 2 into 3 plus 3, इस तरीके से बोलेंगे। ओके। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ लैरिंक्स? यदि अंदर अंदर डायमीटर देखना चाहेंगे तो मेल के केस में कितना हो जाएगा और फीमेल के केस में कितना होगा देखेंगे। मेल के केस में इट इज 2.5 सेंटीमीटर, व्हाइल इन केस ऑफ फीमेल इट इज 1.75। दैट इज व्हाई फीमेल का आवाज पतला होता है, श्रिलनेस होता है ना। ओके। लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, LARYNX, दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। फाइन। ओके। ये अपर सेक्शन व्यू है, टॉप व्यू है। ओके। वॉइस बॉक्स का, लैरिंग्स का। खैर यहाँ पे हम कुछ डिटेल में नहीं बताएंगे, कुछ खास नहीं है, कुछ नहीं आता है यहाँ से, है ना। सिंपली हम बताना चाहेंगे कि साउंड का प्रोडक्शन होता कैसे। ओके। चलिए। ओके 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 ओके। कंसिडर करेंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, हॉलो स्फेरिकल या फिर हॉलो सिलेंडर कंसिडर करेंगे। फाइन। ओके। यहाँ से एयर आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एयर यहाँ से आ रहा है। ओके। इसके ऊपर हम कुछ पतला सा लेयर डाल रहे हैं। फाइन। पतला सा लेयर डाल रहे हैं, कवर है ये। ठीक है,
कवर है। ओके, एक कवर ये हुआ, दूसरा कवर बगल में बनाते हैं, ठीक ना। दूसरा कवर ये रहा इस तरीके से। फाइन, ये इसकी कवरिंग हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही एयर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, है ना, तो वो एयर इस पतले से रास्ते से होके बाहर निकलने का कोशिश करेगा। जब एयर इस पतले से रास्ते से होके गुजरने की कोशिश करेगा, देन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ साउंड। फाइन, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं ना हम, द क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बना रखे हैं लैरिंग्स का, तो उस लैरिंग्स के अंदर ना इस तरीके से मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। ओके, इस तरीके से मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहते हैं, ये मेम्ब्रेन है। फाइन, और ये वो रीजन है जहां से एयर बाहर की ओर निकलता है। फाइन, और ये दो लेयर के बीच की दूरी जो है ये घटते रहता है, बढ़ते रहता है। फाइन, इसको घटाएंगे तो आवाज एकदम शार्प निकलेगा, बढ़ाएंगे लाउड आवाज निकलेगा, ठीक ना। तो साउंड प्रोडक्शन के लिए फाइन इस अपर्चर को बड़ा या छोटा करना पड़ता है। फाइन, ओके, इसके पास देखो यहाँ पे कोड प्रेजेंट है जिसको फॉल्स कोड कहते हैं, वोकल कोड कहते हैं। ये इस तरीके से साउंड का प्रोडक्शन होता है। खैर, हम लोग को डील नहीं करना है साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है हमारे शरीर के अंदर। फाइन, ओके, वोकल कॉर्ड का थिकनेस बताया गया यहाँ पे, मेल के केस में 2.5 सेंटीमीटर और फीमेल के केस में 1.75 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये वाला, ये जो हम ऑरेंज कलर बना रहे हैं ना, इसका डायमीटर के बारे में कहा जा रहा है ना। मेल के केस में इट इज 2.25, फीमेल के केस में 1.75। फाइन फाइन फाइन, चलो। हिप्पोपोटामस के केस में वोकल कॉर्ड है ही नहीं, तो साउंड का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ ट्रेचिया के बारे में जानते हैं। ट्रेचिया इट इज सी शेप्ड, ठीक ना। सी शेप्ड कहने का मतलब होता है कि सी शेप्ड बोन से बना हुआ है, सी शेप्ड बोन से बना हुआ है, और इसके बेक पोर्शन में मसल रहते हैं, ठीक है, मसल पीछे की तरफ प्रेजेंट रहता है। फाइन, सी शेप्ड इसलिए रहता है ताकि इस ट्यूब की कोलैप्सिंग ना हो, ये ट्यूब कोलैप्स ना करे, इसलिए सी शेप्ड का रहता है ये। फाइन, और ये कार्टिलेज रीजन जो होता है पोस्टीरियर रीजन में होता है, आगे वाला रीजन में रहता है, पीछे वाला रीजन में नहीं रहता है। ओके, सो यही चीज हम लिखे हुए हैं, देखो जरा यही सब मेंशन है। इनर लेयर ऑफ द ट्रेचिया इज सिलिएटेड एपिथेलियल सेल। सिलिएटेड एपिथेलियल सेल कहने का मतलब सिलिया प्रेजेंट रहना इस तरीके से, है ना, इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होना एपिथेलियल के ऊपर, है ना। और इनके प्रेजेंस रहने से क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो हम इनहेल कर लिए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम इनहेल कर चुके हैं, उसको धीरे धीरे लंग्स से बाहर निकाला जाता है। Trachea has seromucous gland cells which secrete mucus and watery fluid. Yes, ये watery fluid वही साफ डांस है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रैप हो जाते हैं। फाइन, और स्कम के साथ बाहर निकलते हैं। Trachea converts into branches at fifth thoracic vertebrae. ठीक है, इसका मतलब समझ में आया। ट्रेचिया जो है, ट्रेचिया मतलब ये विंड पाइप ब्रांच हो जाएगा दो में एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, जो रिब्स होते हैं, पांचवा रिब के पास, ठीक है ना, स्टर्नम हो गया, ये पांचवा रिब के पास क्या होगा, ब्रांच हो जाएगा दो में। कहने का मतलब ये है। ओके ओके,
ट्रेचिया के फिफ्थ और रिब केज से क्या हो गया, ब्रांच हो गया। किस में ब्रांच होगा, प्राइमरी ब्रोंकस में। इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी ब्रोंकस। देन इट विल डिस्ट्रीब्यूट इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस। फाइन, देखो secondary bronchus then converts into terminal bronchus। ठीक है, then converts into lobular bronchioles। देखते चले, ठीक है, lobular bronchioles then converts into terminal bronchioles। टर्मिनल से फिर एल्वियोलर डक्ट स्टार्ट होगा, एल्वियोलर डक्ट से फिर एल्वियोली आना है लास्ट में। यहाँ पे एल्वियोली होंगे इस तरीके से। फाइन, ओके। तो इतने सारे ब्रांचिंग होती है, तो आपको बस जानना है यही कि ट्रीचिया, ठीक है, डिवाइड होता है दो ब्रांचेस में। उन ब्रांचेस को हम लोग क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, वी आर प्रोनाउंसिंग इट एज प्राइमरी ब्रोंकस। फाइन, और जो आखिरी एंड पॉइंट है, जो डेड एंड है, दैट इज एल्वियोली। फाइन, यहाँ पे हम कुछ मेंशन किए हैं एज रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन कहने का मतलब इन सभी जगहों से गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल है, एक्सचेंज इज पॉसिबल। फाइन, और इसके ऊपर वाले को, ऊपर वाले रीजन से कोई गैसेस का एक्सचेंज नहीं होना होता है। इसको हम लोग सिंपली कहेंगे कि ये तो एयर पास करने वाला एरिया है, ढो के लाने वाला, ले जाने वाला एरिया है, ठीक ना। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कंडक्टिंग डक्ट। फाइन, इस तरीके से। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है, जहां से एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होना होता है, which type of cells are present over there? The answer is squamous epithelial tissue। squamous epithelial tissue, है ना, टाइल्स का तरह अरेंज रहता है विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। फाइन, और इन्हीं सेल्स के थ्रू, इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू एयर का एक्सचेंज होना होता है। फाइन, गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। यहाँ पे टाइट जंक्शंस प्रेजेंट नहीं रहते हैं, दो एपिथेलियल सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन नहीं रहता है। फाइन, आगे बढ़ूं। हेलो, ओके ओके। लंग का डायग्राम आप लोग भी बनाएंगे कॉपी में। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग, राइट एंड लेफ्ट, ठीक ना। लेफ्ट लंग का स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा देखें, गौर से देखें जरा स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रक्चर देखें जरा, सारे नाम को प्रोनाउंस करो आप लोग अपने मन में। या फिर सबसे पहले मेरे को करने दो, उसके बाद आप लोग देखेंगे क्या। ठीक है, देखते हैं एक लंग का स्ट्रक्चर पहले। इसको हमने बांट रखा है, राइट लंग को दो भागों में, ठीक है, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। ठीक है, एक और भाग में बांट रखे हैं, तो ऑल टुगेदर तीन भाग हो गया राइट लंग का, जिसको हम लोग कह रहे हैं मीडियन लोब। फाइन, ओके। इसको हम लोग ऑब्लिक फिशर कहते हैं। ऑब्लिक फिशर कहने का मतलब ये स्लेंट तरीके से डिवाइड करता है लंग्स को दो भागों में। ये हॉरिजॉन्टल फिशर हो गया, लंग्स को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा है। फाइन, और ये रहा तुम्हारा ब्रोंकियोल्स, जो भी है यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है। लेफ्ट लंग में आएंगे तो देखेंगे कि इसके पास दो ही पोर्शन है, ठीक ना, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, और यहाँ पे जो सेक्शन बांट रहा है इसको, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक फिशर। फाइन, ओके। यहाँ पे ये देखेंगे ग्रूव प्रेजेंट है। ये ग्रूव इसलिए प्रेजेंट है ताकि लंग्स थोड़ा सा अंदर की ओर धंस जाए, लंग्स अपना एरिया कम कर ले, क्योंकि इस रीजन में एडजस्ट करना है हमें हार्ट को। फाइन, हार्ट को एडजस्ट करना है, इसीलिए लेफ्ट लंग
अपना एरिया छोटा सा, वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर रखा है। लंग इज प्रोटेक्टेड बाय ए membrane called pleural membrane, most important pleural membrane है ना। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। फॉर एग्जांपल दिस इज प्लूरल मेम्ब्रेन, ओके। इसको यदि हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कह रहे हैं तो इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, PLEURAL, ठीक है, ओके। प्लूरल फ्लूइड ये सब जर्क से बचाते हैं लंग्स को, फाइन। ये कार्डियक नोच हो गया, इसको हम लोग मेडिस्टाइनम कहेंगे। इस रीजन को जहाँ पे ये ब्रांचिंग हो रखी है दोनों के बीच के रीजन को हम लोग मेडिस्टाइनम कहते हैं। नाउ आप देखो और कहीं से सवाल करने का मन है तो करो आप। सर ये जो ऑब्लिक फीचर और हाँ, हॉरिजॉन्टल फीचर है वो इंटरनली डिवाइड करता है कि एक्सटर्नली? एक्सटर्नली नहीं होता, इंटरनली दिखता है, फाइन। ये अलग हो जाएगा यदि हम चाहे अलग करने के लिए तो अलग किया जा सकता है आसानी से, है ना। जैसे कि मान के चलो 3 टुकड़े को मिला के लंग बनाया गया इस तरीके से, है ना, वो दिखेगा आपको। और अंदर अंदर जो ट्रेचिया है वो कंटिन्यू होगा, उसमें इस तरीके से फिटिंग्स नहीं होगा। नेक्स्ट। सर ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेज से क्यों होता है, पूरा रिंग क्यों नहीं होता? ओके, कंट्रैक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि उसके जस्ट बगल में आपका ये भी प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे, फूड पाइप भी तो है ना, फाइन। फूड पाइप के अंदर पेरिस्टालिसिस होना है तो एक तरफ से सपोर्ट भी करता है फूड पाइप को, ठीक है। इतना ही नहीं, मसल्स इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल टिश्यूज है जो सिक्रेशन करने में मदद करेंगे, म्यूकस का ज्यादा सिक्रेशन करेंगे, ब्लड सप्लाई करेंगे ना, इसीलिए सी शेप का ही बना हुआ है। इसका नट शेल में या टू द पॉइंट आंसर देना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि ओसोफेगस को सपोर्ट करने के लिए एक तरफ से मसल से बना हुआ है, फिनिश। ये पूछना चाह रहा था ना कि इंस्टेड ऑफ रिंग ये सी शेप में ही क्यों रहता है यस सर। है ना। तो इसीलिए इफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए विंड पाइप को हेल्प करने, फूड पाइप को हेल्प करने के लिए ये सब रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, पढ़ो जरा कुछ सर डाटा यहाँ दोनों पे लंग्स दिए इक्वल साइज का होता है? ना, दोनों लंग इक्वल साइज का नहीं रहता है ना, और दोनों मिला के समथिंग अराउंड 300 मिलियन एल्वियोली बनाते हैं, है ना। दोनों का वॉल्यूम एकदम 50-50 नहीं है, किसी का 51-49 इस तरीके से। आप यहीं पे देख लीजिए, लेफ्ट लंग थोड़ा सा धंसा हुआ है, नोच बनाया हुआ है, नेक्स्ट ये सब पढ़ेंगे जरा, सिंपली कुछ डाटा दिया हुआ है यहाँ पे।
हो जाएगा तो बोलेंगे। डन सर। ओके फाइन। ये प्लूरल मेम्ब्रेन वाला इंपॉर्टेंट है, कार्डियक नोच इंपॉर्टेंट है। गया सर। ओके फाइन। ये स्ट्रक्चर देखो जरा और बताओ क्या दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। एल्वियोली सैक एंड और एल्वियोलाई के कैपिलरीज। बीच में गैसियस एक्सचेंज। एल्वियोली है या प्याज का स्ट्रक्चर है या फिर ये सिनाप्टिक नोब का स्ट्रक्चर है? क्या दिखा रहा है यहाँ पे? क्या दिखाया जा रहा है? एल्वियोली है। सैक। हाँ, एल्वियोली है ना? एंड नीचे दिखाया जा रहा है ब्लड कैपिलरी, जिसके अंदर ब्लड एंटर करेगा, ये ब्लड फ्लो हो रहा है। फाइन। सो ये रहा एल्वियोली और इसके नीचे रन कर रहा है ब्लड कैपिलरी। आई एम सेइंग ब्लड कैपिलरी नॉट वेसल। ओके, कैपिलरी दौड़ रहा है। फाइन। यहाँ पे एक गैप प्रेजेंट है, ठीक है, छोटा सा गैप रहता है। फाइन। और यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होना होता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। फाइन। ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रीजन है, इसका थिकनेस कितना होगा? 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर। कहने का मतलब 2 इपिथेलियल लेयर और ये बीच का थिकनेस है, इतना ज्यादा थिकनेस है ना, ये थिकनेस। ठीक है, इस थिकनेस को हम लोग कह रहे हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एरिया। फाइन। इट्स थिकनेस इज 0.2 to 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, देखो आरबीसी इसके अंदर ढुलक रहा है, इसको हम लोग कहेंगे एंडोथेलियल सेल। पल्मोनरी वेन, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। समझ पा रहा हो कि नहीं? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। यस दिस इज निमेटोसाइट। यस सर। ठीक है, निमेटोसाइट कहने का मतलब लंग्स का सेल को निमेटोसाइट कहेंगे, जिसे हिपेटोसाइट कहते हैं। लिवर वाले सेल को हिपेटोसाइट कहेंगे, निमेटोसाइट कहेंगे लंग्स वाले सेल को। फाइन। उसी की तरह यदि कहेंगे हम लोग क्या, लिवर हो गया, लंग हो गया, गैस्ट्रोसाइट्स कहेंगे तो स्टमक का सेल्स हो जाएगा। फाइन। इस तरीके से डर्मोसाइट कहेंगे तो स्किन के सेल्स हो जाएंगे। चलिए, respiratory exchange area consists of nematocytes, squamous epithelial, interstitial site, fine, space, endothelial cells। कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच के रीजन। फाइन। ये रहा ये वाला रीजन, ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट्स। ओके, सेल्स प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी रीजन। देखते हैं कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। रेस्पिरेटरी रीजन कहने का मतलब इस रीजन में, रेस्पिरेटरी रीजन कहने का मतलब इसमें, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोलर डक्ट में और एल्वियोली में। फाइन। ओके, इस रीजन में कौन से सेल्स प्रेजेंट रहते हैं?
तो इसमें प्रेजेंट रहेगा कल्स्की सेल्स या फिर आर्जेंटाफिन सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसका फंक्शन होता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन का सिक्रेट करना। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन दे वर्क ऑपोजिटली। एक ब्लड डायमीटर को बढ़ाता है तो एक छोटा करता है। फाइन, देखेंगे हिस्टामिन ब्लड कैपिलरी के डायमीटर को हाई करता है, while ये सेरोटोनिन shortens the diameter of the blood vessels। फाइन, ये दोनों रिलेटेड है ऑक्सीजन सप्लाई से, ब्लड फ्लो से। नेक्स्ट देखते हैं क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स लेसिथिन का प्रोडक्शन करता है। लेसिथिन का नाम है फॉस्फेटिडिल कोलिन, याद करेंगे बायोमोलिक्यूल में पढ़े थे, है ना। लेसिथिन सर्फेक्टेंट का तरह काम करता है। इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन इन एल्वियोली, और लेसिथिन होने के चलते एल्वियोली कोलैप्स नहीं करता है। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, कोहेशन, एडेशन, सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन और कोहेशन के चलते पानी चाहेगा कि हम मिनिमम स्पेस एक्वायर करें, छोटा से छोटा स्पेस एक्वायर करें, सारे पानी को हम जोड़ के रखें। तो एल्वियोली का मसल्स सिंगल एपिथेलियल से बना हुआ है, कितना कमजोर होगा, उसके अंदर पानी होगा, है ना, एक एरिया में, तो चाहेगा कि दूसरे एरिया के पानी को भी हम ले लें, तो कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए लेसिथिन के बनने से क्या हुआ है कि पानी नहीं, हाइड्रेशन उतना नहीं है वहां पे। फाइन, लिपिड पोर्शन ज्यादा है, और इसी के चलते सरफेस टेंशन घट गया। यहाँ पे सरफेस टेंशन घट गया तो एल्वियोली कोलैप्स नहीं किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। यदि ये प्रॉब्लम है बच्चों में तो बच्चों की डेथ हो सकती है। फिर से चलिए आगे बताएंगे, बढ़ते नहीं समझ आया। हैं। सरफेस टेंशन तो पता है आप लोगों को क्या होता यस सर। है ना। तो वो सरफेस टेंशन आता है पानी के चलते, तो एल्वियोली रीजन में भी पानी प्रेजेंट रहता है। मॉइस्चर है हवा में, है ना, तो हवा के वो हवा में मॉइस्चर है, तो वही मॉइस्चर एल्वियोली के अंदर थोड़ा अमाउंट में पानी ब्रिंग करते हैं। ओके, ठीक ना। लेकिन लेसिथिन का प्रोडक्शन के चलते क्या होता है, वो पानी ठहरता नहीं है वहां पे। फाइन, वो फिर से एयर इन एक्सेल आउट करते हैं, तो उसी के थ्रू पानी चला जाता है। कहने का मतलब लेसिथिन के होने से वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है एल्वियोली में, और वाटर ना रहने से सरफेस टेंशन नहीं रहता है एल्वियोली के अंदर, और सरफेस टेंशन नहीं है तो एल्वियोली कोलैप्स नहीं करेगा। पानी का सरफेस टेंशन की जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। समझ में आया? एल्वियोली है ये, ठीक है ना। यदि वाटर मॉलिक्यूल्स ये रहा तो चाहेगा कि ये दोनों आपस में आके जुड़ जाए, है ना, जुड़ जाए। तो जुड़ेगा मतलब एल्वियोली का शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, सड़ जाएगा एल्वियोली, है ना। तो सड़ जाएगा तो सरफेस एरिया घटेगा, इसका एक्सचेंज नहीं हो पाएगा एयर का। तो क्या कर दिया गया, यहाँ पे कुछ लिपिड्स, है ना, लिपिड्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, दैट इज लेसिथिन इंस्टॉल कर दिया गया। तो यहाँ पे तो पानी अब रहेगा ही नहीं, पानी नहीं रहेगा तो सरफेस टेंशन की कोई जिक्र ही नहीं होनी है। जिक्र नहीं होनी है तो हम हमारा एल्वियोली कोलैप्स नहीं करेगा। पढ़ो जरा यहाँ से, यहाँ तक। ये कहाँ गया, डस्ट सेल, हाँ यहाँ पर थे ना, ये कहाँ आ गए हम लोग। प्रिवेंटिंग एल्वियोली फॉर्म फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये तो हो गया। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, देखो जरा पढ़ो क्या है ये।
जो मैंने बताया था डिजीज बच्चों में होता है ना, लेसिथिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उनके अंदर हम लेसिथिन प्रोडक्शन करवा सकते हैं बाय द यूज ऑफ सम स्टेरॉइड्स। सर ये हेलाइन क्या है? कहाँ पे? हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज नाम दिया गया है। हेलाइन कार्टिलेज से लेना देना नहीं है। हेलाइन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सरफेस से लेने देना है। नेक्स्ट, डस्ट सेल। ठीक है, डस्ट सेल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है, इनगल्फ करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। नाउ लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बोलिए या फिर वेंटिलेशन बोलिए, है ना, तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अभी। फाइन, चलिए, जो हमारा वेंटिलेशन है ये कंप्लीट होगा 2 स्टेप में, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में कंप्लीट होना है। फाइन, तो देखते हैं सारे प्रोसेस को एक एक करके। पहले हम लोग इनहेलेशन देखेंगे, फिर एक्सहेलेशन देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं मसल इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म। डायफ्राम मसल, डायफ्राम मसल जानते हैं कौन सा होता है? डायफ्राम मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे डायफ्राम। ओके, लंग्स के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग डायफ्राम मसल कहेंगे। एंड व्हाट अबाउट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में बता रहा हूँ क्या होता है। सो कंसिडर करेंगे थोड़ा रिब, ये स्टर्नम है, यहाँ से वो रिब्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, है ना। सो इसके बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से, इसी को कहा जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, है ना। एक और मसल होता है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, है ना, उसकी पोलैरिटी कुछ इस तरीके से होगी। दे आर अरेंज 90 डिग्री टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के 90 डिग्री पे प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एक्सटर्नल कहने का मतलब बाहरी और इंटरनल कहने का मतलब अंदर। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल कहने का मतलब होगा दो रिब्स के बीच के मसल जो बाहरी प्रेजेंट होंगे, ये रिब है, ये भी रिब है, फाइन, इसके बीच में मसल्स होंगे, इसी को कह रहे हैं हम लोग इंटरकोस्टल मसल। फाइन, दूसरे डायरेक्शन से देखोगे तो इसके अंदर इस तरीके से और मसल्स प्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल,
ओके, सो रिस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी खर्च करके प्रोसेस को अचीव करवाया जाता है, खास करके इंस्पिरेशन वाला पार्ट, फाइन। और ये होता है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स। Contraction of ribs and diaphragm results in the increase in the volume of the lung, है ना। डायफ्राम नीचे की तरफ खींचता है, जिसके चलते नीचे की तरफ से वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का। रिब केज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में डिस्प्लेसमेंट होने के चलते, फाइन, हमारा चेस्ट थोड़ा सा आगे की तरफ और ऊपर की ओर बढ़ता है, फाइन। दिस रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ द और इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द लंग। अब हुआ क्या, एयर प्रेशर बाहर ज्यादा था, अंदर कम हो गया वॉल्यूम बढ़ने के चलते, तो बाहर का एयर रश इन हो जाता है लंग्स में। पढ़ेंगे जरा ये चीज। सर डायफ्राम ब्रीदिंग मतलब? डायफ्राम ब्रीदिंग कहने का मतलब डायफ्राम का ही कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिब केस का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है ना। डायफ्राम का इसलिए कहते हैं क्योंकि डायफ्राम ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है ब्रीदिंग में। सर न्यूबॉर्न बेबीज में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका चेस्ट इतना बड़ा नहीं है, फाइन, ओके, उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है चेस्ट रीजन में, इसीलिए उनमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है। ये लिखा है ना, देखो जरा, ओके। मसल कॉन्ट्रैक्शन उतना इफिशिएंट नहीं है, इंटरकोस्टल मसल उतना एक्टिव नहीं है अभी, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के केस में देखो थोरासिक ब्रीदिंग होता है, क्योंकि एब्डोमेन रीजन थोड़ा सा पुश अप हो रखा है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उनके केस में थोरासिक ब्रीदिंग होता है, चेस्ट का एक्सपेंशन ज्यादा होता है उनके केस में। आगे बढ़ते हैं। फोर्सफुल ब्रीदिंग कहने का मतलब क्या होगा, नॉर्मल ब्रीदिंग के अलावा यदि और हम एयर इनहेल करना चाहते हैं, जैसे अभी भी आप ट्राई कर सकते हो, नॉर्मल ब्रेथ कर रहे हो, आप और ज्यादा सांस लीजिए, है ना, तो और भी आप एयर इनहेल इन कर सकते हो, फाइन, उसको हम लोग कहते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। और फोर्सफुल ब्रीदिंग करने के लिए
मसल्स को एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा लंग्स का। तो उसको करने के लिए कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं? डायफ्राम है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, स्टर्नो क्लोइडोमास्टोइड मसल, एंटीरियर serratus and scalene muscles, है ना? These are the muscles of rib cage. ये होगा sternocleidomastoid मसल, बीच वाला, छाती के बीच वाला मसल है ना? इन सभी के कॉन्ट्रैक्शन के चलते ठीक है, बेली रीजन, चेस्ट रीजन, इन सभी के चलते इन सभी का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके चलते फर्दर वॉल्यूम इंक्रीज होता है और हम सांस ले पाते हैं और ज्यादा और एयर को इनहेल करते हैं। एक्सपायरेशन और एक्सलेशन ये पैसिव प्रोसेस है। जो मसल्स हमने कॉन्ट्रैक्ट करे थे अब उसको रिलैक्स कर देंगे। तो रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम घटने लगेगा। वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर हाई होगा, एयर प्रेशर हाई हो जाएगा हमारे लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है। ऑब्वियसली एयर का प्रेशर मूव करेगा फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो हमारे चेस्ट कैविटी से प्रेशर बाहर निकल जाएगा। फाइन, पढ़ेंगे जरा ये भी वही चीज है जो मैं भी बताया हूँ। सर इंस्पिरेशन एक्टिव और एक्सपिरेशन पैसिव क्यों है? सी, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होनी होती है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी खर्च करना पड़ता है, रिलैक्सेशन के लिए नहीं। इलास्टिक रिकॉइल जानते हैं क्या होता है? इलास्टिक रिकॉइल, नो सर। ना या हाँ या ना? नो सर। ओके, रबड़ खींचती हैं आप, रबड़ हेयर यस सर। बैंड जो बाल में लगाने वाला आता है, खींचने उसको लंबा करने के लिए ताकत लगाना पड़ता है और उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए क्या ताकत लगाना पड़ता है? ये छोड़ देते हैं तो अपने आप आ जाता है ओरिजिनल पोजीशन पे। खुद ब खुद आ जाता है सर। हाँ, उसको कहते हैं इलास्टिक रिकॉइल प्रॉपर्टी, है ना? तो सेम होता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है ना? और रिलैक्स होने के लिए एनर्जी नहीं खर्च करना पड़ता है, अपने आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है ना? इसको हम लोग इलास्टिक रिकॉइल कहते हैं इस प्रॉपर्टी को। रबड़ खींचते हैं, खींचते समय एनर्जी लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है,
और क्वेश्चन करना है करेंगे। आगे बढ़े। Shall I move? यस सर। ओके, समझ में आया कि नहीं? आसान है। मसल्स इन्वॉल्व, एक्सपायरेशन एक्सलेशन हो गया, है ना। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना चाहते हैं यदि, ठीक ना, यदि फोर्सफुली हम एयर को एक्सपायर करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मसल इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कहने का मतलब हमारे लंग्स के एरिया को और कम करना पड़ेगा। ये जो हमारा लंग्स का एरिया है इसको और कम करना पड़ेगा, है ना। तो कम करने के लिए इलास्टिक रिकॉइल तो हो गया, इसके अलावा और कम करना है मतलब कंप्रेस करना होगा। तो कंप्रेस करने के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल काम करेगा, ठीक ना। ओके, contraction of internal intercostal muscle decreases the thoracic cavity than the normal condition. The extra pressure so created inside the thoracic cavity expel air outside. समझ में आया कि नहीं आया? नॉर्मल तो डिक्रीज हो ही चुका है वॉल्यूम लंग्स का, फर्दर हम इसकी वॉल्यूम को घटा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो एक्सेस प्रेशर बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। ओके, थोरेसिक वॉल्यूम को हम लोग फर्दर घटा सकते हैं बाय एब्डोमिनल मसल, जिसको हम लोग एब्डोमिनल रेक्टाई कहते हैं। ठीक है, बेली रीजन में ये मसल रहता है, एब्डोमिनल रेक्टाई। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब एक ग्राफ समझाते हैं आप लोग को, ध्यान से सुनेंगे। दिस इज पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज कहने का मतलब हम लंग्स के अंदर कितना एयर ले सकते हैं हम लोग, फाइन। चलिए हम इसको फ्रेश पेज से समझाते हैं आप लोग को। ध्यान से सुनेंगे ये। ओके, हमारे लंग का टोटल कैपेसिटी होता है लगभग 6 लीटर का, फाइन। 600 ml हमारा लंग का कैपेसिटी है, फाइन। चलिए ग्राफ बना देते हैं हम यहाँ पे। हम्म,
फाइन 6000 ml, सबको हम किस में लिख रहे हैं, ये ml में लिख रहे हैं, मिलीलीटर में है। और इस पर ट्रिपोलियम लिख रहा हूं मैं y एक्सिस में, और इस एक्सिस पे लिख रहे हैं हम लोग लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं स्पाइरोग्राफ। और इसको मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं स्पाइरोमीटर। फाइन, चलिए बताना शुरू करता हूं मैं। सी नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे तो हमारे पास लगभग 3 लीटर, है ना, 3 लीटर एयर हमारे लंग में हमेशा रहता है। नॉर्मल कंडीशन में हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में इतना एयर हमेशा रहेगा। फाइन, हम इतना एयर से हमेशा काम चलाते रहते हैं, इतना एयर से, इसको हम लोग कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। फाइन, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इतना हमेशा लगभग 500 ml का अमाउंट का एयर हम लोग हमेशा इनहेल और एक्सहेल कहते रहते हैं। फाइन, इसको कहेंगे हम लोग टाइडल वॉल्यूम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहेंगे इसको हम लोग, टाइडल वॉल्यूम। फाइन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग टीवी से, बाद में करते हैं इसको। ओके, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जोर से सांस लेते हैं। फाइन, जोर से सांस लेंगे तो हमारे पास 6000 ml का एयर लंग्स में आ जाता है। फाइन, कब आएगा, ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पिरेशन। ठीक ना, फोर्सफुल इंस्पिरेशन के दौरान ये कंडीशन आएगा। ओके, तो इस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ जो वॉल्यूम आया इसको हम लोग कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब फोर्सफुली हम इतना एयर ले सकते हैं। फाइन, ये तो था आपका 500 ml। फाइन, ये तो 500 ml था। 500 ml के अलावा और कितना एयर हम लोग ले सकते हैं फोर्सफुली। ठीक है, कितना एयर आएगा बताओगे जरा, कितना एयर आएगा बताएंगे जरा। IRB का 3000। हाँ 3000, मतलब 3 लीटर एयर हम इनहेल कर सकते हैं फोर्सफुली। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल चल रहा है ना। हम यदि इनहेल एक्सेल आउट करना चाहे, फाइन, एक्सेल आउट करना चाहे तो हम फोर्सफुली एयर को एक्सेल आउट कर सकते हैं। और कितना करेंगे, इतना करेंगे, फोर्सफुली एक्सेल आउट करेंगे। तो इस वॉल्यूम को कहा जाएगा ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फाइन, इतना एयर हमने एक्सेल आउट करा फोर्सफुली। फाइन, नॉर्मली हम 500 ml एयर को इनहेल करते हैं, एक्सेल आउट करेंगे। फोर्सफुली हम कितना एयर ले सकते हैं, 300 ml। फोर्सफुली हम कितना एयर को एक्सेल आउट कर सकते हैं, यदि टाइडल वॉल्यूम को छोड़ दिया जाए तो कितना होगा बताएंगे जरा। ERV का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000। कितना, 2000 हो जाएगा। ये 11 है,
फाइन, ये 1100 से स्टार्ट हो रहा है और ये हो जा रहा है तुम्हारा 2500, तो कितना हो जाएगा 2500 माइनस 1100 कितना हो जाएगा 1400 ना, यस 1400 ओके 1400 के आसपास होगा। ठीक है, बाद में वैल्यू लिखते हैं इसका, आगे मैं बता रहा हूँ और हमेशा हमारे लंग्स में इतना एयर प्रेजेंट रहता है, हमेशा इतना एयर हमेशा रहेगा। यदि हम फोर्सफुली एक्सपायर भी कर जाएंगे तो इतना एयर रहेगा ही रहेगा हमारे शरीर के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर। इसको हम लोग कहेंगे क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम। फाइन, रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। रेसिडुअल वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, लगभग 1100 है कि नहीं है, 1100 से 1200 के आसपास होता है ये। फाइन, ये ईआरबी कितना हो गया 1400 के आसपास, 1500 के आसपास। फाइन, इसके आसपास रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कुछ हम लोग यहाँ से फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ओके, इससे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस रीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, टीवी। टीवी मीन्स व्हाट, टाइडल वॉल्यूम। फाइन, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फाइन, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, IRV। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यही कहेंगे। फाइन, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, दिस इज व्हाट, RV, रिजर्व वॉल्यूम। फाइन, नेक्स्ट, इसको क्या कहेंगे, इसको ना, इसको हम लोग कहेंगे IC। IC मीन्स इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब इतना एयर हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं, है ना। IRV प्लस TB को हम लोग कहेंगे क्या, IC। उसी का तरह, उसी का तरह ये भी तो हो सकता है, ये भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, EC। ठीक है, दैट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, है कि नहीं है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इतना एयर हम लोग एक्सपायर कर सकते हैं। फाइन, और इसको क्या कहेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले एयर के कहेंगे हम लोग FRC।
FRC, that is functional residual volume. फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। कितना है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम? यहाँ से यहाँ तक को FRC कहेंगे। फाइन। और यहाँ से यहाँ तक वाले को क्या प्रोनाउंस करेंगे हम लोग? फ्रॉम टॉप टू बॉटम रीजन को कहेंगे हम लोग TLC। TLC stands for total lung capacity। समझो जरा, आपके सामने है, सबको एब्रिविएट मैं फिर से करूंगा, फिलहाल अभी देखो और बताओ। कहीं पे कुछ दिक्कत? समझने की कोशिश करो क्या लिखा है मैंने वहां पे। टीवी इज टाइडल वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग हमेशा इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। फाइन, हमेशा इनहेल और एक्सहेल करते रहेंगे। दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। IRV कहने का मतलब हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान कितना एयर इनहेल कर पा रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। EC को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब इतना एयर हम लोग एक्सपायर आउट कर सकते हैं। फाइन। IC कहने का मतलब होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब टाइडल वॉल्यूम लेने के अलावा और कितना एयर हम लोग ले पा रहे हैं, टोटल को कहेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फाइन, टाइडल वॉल्यूम प्लस फोर्सफुली हम कितना एयर को बाहर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, सर अगर आरवी नहीं होगा तो क्या होगा? क्या क्या नहीं होगा तो? रेसिडुअल वॉल्यूम। और रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा तो मतलब मान के चलो कि वहां पे वैक्यूम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, कोलैप्स कर जाएगा एल्वियोली। एल्वियोली हमारा कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं होगा ऐसा। आगे बढ़े। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, ये वो वॉल्यूम है जो नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फाइन। पूछो, कहीं से कुछ क्वेश्चन राइज हो रहा है तो राइज करो, इसके बारे में वर्णन करेंगे अभी हम। सर वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी। VC कहीं पे लिखे हैं क्या? नो सर। वाइटल कैपेसिटी मतलब कि कितना एयर काम में आ रहा है ना, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल के बीच में होगा।
इसको हम लोग बोल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी। वीसी कहीं पे मेंशन नहीं किया क्या? ये वाले को हम लोग कह सकते हैं वीसी, है ना। जीवित रहने के दौरान इतना एयर, है ना, काम में आते रहेगा, उसको बोलेंगे वीसी, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, करें अब हम सबको लिख दें। यस सर। तो मेंशन तो है ही है वहां पे, सारा चीज मेंशन है उसमें, है ना, सारा चीज तो लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे देख लेंगे। है ना, जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे, इस डायग्राम को देख के मैं बोलूंगा कि एफआरसी का फॉर्मूला क्या हो सकता है। एफआरसी का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है बताएंगे जरा, क्या क्या ऐड करेंगे कि एफआरसी आ जाएगा। ERV प्लस RV। हाँ, ईआरवी प्लस आरवी करेंगे तो एफआरसी आ जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाना है ना। डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, है कि नहीं है। ओके, क्या फॉर्मूला लिखेंगे एफआरसी के लिए? ईआरवी प्लस आरवी, और कुछ, और कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? ईसी प्लस आरवी माइनस टीवी लिख सकते हैं। कैन वी राइट, कैन वी, कर सकते हैं कि नहीं? यस वी कैन डू। ठीक है, ओके। सॉरी, आईसी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आईसी के लिए क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है जी? बोल सकते हैं आईसी इज इक्वल टू आरवी प्लस टीवी, कह सकते हैं, वी कैन से। ठीक है, आईसी को हम लोग ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं, टीएलसी माइनस एफआरसी, एफआरसी। सो ये यदि आप जाने हुए रहोगे तो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। फाइन। IC तो TV प्लस IRV हो है ना। आईसी, हाँ टाइडल, हाँ टाइडल वॉल्यूम प्लस आईसी इज इक्वल टू व्हाट, टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, कह सकते हैं। यदि आपको कैलकुलेट करना होगा मैथमेटिकली, यदि कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा तो आप क्या करोगे, इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलाए, यस सर। ओके चलिए, ये सब याद रखें, क्वेश्चन आता है इन सभी से, एकदम क्वेश्चन आता है। फाइन,
TLC, that is total lung capacity. Fine, it lies in the range of 58000 to 600, 6000, है ना, 6 लीटर के आसपास। चलिए ये भी सामने सामने दिख रहा है आप लोग को, अच्छी बात है। नाउ टोटल लंग कैपेसिटी ये भी हो गया, समथिंग अराउंड दिस में नहीं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अब आते हैं हम लोग थोड़ा डीप में। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब, पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब ज्योत्सना, पूरे एयर में ऑक्सीजन का कितना प्रेशर चल रहा है? हाँ, पार्शियल कहने का मतलब ए का प्रेशर ऑन कंपैरिजन टू बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब कि मिक्सचर में से कोई एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का, पार्टिकुलर एयर का प्रेशर क्या है, पार्शली, कंपैरेटिवली, है ना, और क्या बोल सकते हैं, रिलेटिवली, है ना, ऑक्सीजन का प्रेशर क्या है। सो द पार्शियल प्रेशर एट सी लेवल इज हाउ मच, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 760 mm ऑफ Hg। फाइन, यही है ना, कैसे निकाला गया ये सब जरूरी नहीं है। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर इज 760 mm ऑफ Hg, और ऑक्सीजन के कितना है, इट इज समथिंग अराउंड 1 कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 760 into 21/100 कितना आएगा, जल्दी मैथ्स वाले बताओ। इतना आ रहा है, 159.6 mm ऑफ Hg आना है। ओके, यस ये हो सर। जाएगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, ओके, चलो, तो किसका प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का? जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा ऑक्सीजन होगा का। उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना है। ओके, चलिए, ओके, ये वाला पोर्शन हम आप लोग को अगले क्लास में बताते हैं, है ना, किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज होना होता है हमारे शरीर, मतलब कि एल्वियोली और ब्लड कैपिलरी के बीच में, है ना। ये पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द प्रेशर। फाइन, कल का क्लास में इसको हम डिस्कस करते हैं। ओके, है ना, कल के क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। फाइन, आज के लेक्चर से किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।